कभी कभी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब पूरी दुनिया अचानक बदलती हुई महसूस होती है। एक पल सब कुछ सामान्य लगता है और अगले ही पल ऐसा लगता है जैसे किसी ने पूरी व्यवस्था को उलट दिया हो। 11 सितंबर 2001 का दिन मुझे आज भी याद है। उस दिन मैं 9वीं कक्षा में फिजिक्स की क्लास में बैठा था। सब कुछ सामान्य चल रहा था। शिक्षक ब्लैक बोर्ड पर कोई फॉर्मूला समझा रहे थे और हम सब आधे ध्यान से सुन रहे थे। तभी मेरा एक सहपाठी लगभग 20 मिनट देर से क्लास में आया। उसने दरवाज़ा खोला, अंदर आया और बिना किसी झिझक के बोला कि वो अमेरिका पर हुए हमले की वजह से देर से आया है। उस समय हम में से किसी को ये समझ नहीं आया कि वो मजाक कर रहा है या सच बोल रहा है। लेकिन कुछ ही देर बाद हमें पता चला कि दुनिया में सच में कुछ बड़ा हो चुका है। उस दिन पहली बार मैंने महसूस किया कि कुछ घटनाएं इतनी बड़ी होती हैं कि वे पूरी दुनिया के लोगों की सोच और भावनाओं को एक साथ हिला देती हैं। कई साल बाद एक और दिन आया जब मुझे वही बेचैनी फिर से महसूस हुई। 8 नवंबर 2016 की शाम थी। मैं और मेरी पत्नी सिडनी में थे। हम अभी एक लंबी और थकाने वाली यात्रा से लौटे थे। हमारी पुरानी सेकेंड हैंड कार अचानक रास्ते में खराब हो गई थी। हम शहर से करीब 500 किलोमीटर दूर थे। जो आगे हुआ वो किसी फिल्म की कहानी जैसा था। पहले कार ने जवाब दे दिया, फिर हमें टो ट्रक ढूंढना पड़ा, फिर एक मैकेनिक मिला जिसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि कार में खराबी क्या है। होटल सब भरे हुए थे, हमारे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो रही थी और जैसे ये सब काफ़ी नहीं था, एक जगह हमें लूटने की कोशिश भी हुई। आखिरकार 9 घंटे की जद्दोजहद के बाद हम किसी तरह अपने घर पहुंचे। उस समय हमें बस एक ही चीज चाहिए थी, नींद। हमने अपने फोन चार्ज पर लगाए और बिस्तर पर लेट गए। लेकिन जैसे ही फोन चालू हुए, मैसेज की आवाज लगातार आने लगी। दोस्तों के मैसेज, रिश्तेदारों के मैसेज, न्यूज लिंक, वीडियो, बहस, सब कुछ एक साथ आने लगा। देश में एक बड़ी घोषणा हो चुकी थी। भारत सरकार ने अचानक घोषणा कर दी थी कि देश की लगभग 86% मुद्रा अब अमान्य हो चुकी है। 500 और 1000 के नोट अब कागज के टुकड़े बन चुके थे। लाखों लोग घबरा गए थे। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि उनके पास जो पैसे हैं उनका क्या होगा। एक तरफ सरकार कह रही थी कि ये कदम काले धन को खत्म करने के लिए उठाया गया है, लेकिन दूसरी तरफ असली सवाल कुछ और था। भारत में जो नकद पैसा घूमता है उसका बहुत बड़ा हिस्सा काले धन के रूप में होता है। काला धन यानी ऐसा पैसा जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। वो बैंक में दर्ज नहीं होता, किसी किताब में नहीं लिखा जाता, वो बस हाथ से हाथ बदलता रहता है। रबर बैंड से बंधी नोटों की गड्डियाँ, अलमारी में छिपे पैकेट, बिस्तर के नीचे रखा कैश, ये सब उस काले धन की दुनिया का हिस्सा है। सबके पास होता है, लेकिन कोई मानता नहीं कि उसके पास है। ऐसे में अचानक ये घोषणा हो गई कि अब पुराने नोट बदलने होंगे। लोगों को अपने नोट बैंक में जमा करने थे या बदलवाने थे। लेकिन इसके साथ एक और डर भी जुड़ा हुआ था। अगर आपने बहुत ज़्यादा पैसे जमा किए तो टैक्स विभाग पूछ सकता था कि ये पैसे आए कहाँ से। इसलिए ये सिर्फ नोट बदलने की प्रक्रिया नहीं थी, ये पूरे देश की एक तरह से ऑडिट थी। घर घर में अलमारियां खुलने लगीं, लोग अपने पुराने डिब्बों और तिजोरियों में रखे पैसे निकालने लगे। कोई बैंक की लाइन में खड़ा था, कोई एटीएम के सामने। व्यापारी परेशान थे, छोटे दुकानदार परेशान थे, मजदूर परेशान थे, और इन सब के बीच हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा था, अब क्या होगा। उस रात जब मैं अपने छोटे से अपार्टमेंट में बैठा ये सब देख रहा था तो मुझे लगा कि शायद मुझे इस सब के बीच एक जवाब मिल सकता है। दरअसल मैं उस समय एक किताब लिख रहा था, लेकिन मेरी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि मेरे पास उस किताब की शुरुआत ही नहीं थी। मैं कई महीनों से लिख रहा था, रिसर्च कर रहा था, नोट्स बना रहा था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कहानी कहाँ से शुरू करूं। और फिर अचानक ये घटना सामने आ गई। पूरे देश में एक साथ अफरा तफरी मच गई थी। मुझे लगा कि शायद यही वो पल है जहां से कहानी शुरू हो सकती है। मैंने अपनी पत्नी से कहा, मुझे भारत जाना होगा। वो मुझे ऐसे देखने लगी जैसे मैंने कोई अजीब मजाक कर दिया हो। उसने पूछा, क्यों, तुम्हें कौन से नोट बदलने हैं? मैंने कहा, नोट नहीं, सोच। वो कुछ सेकंड तक मुझे घूरती रही और फिर बोली, ये अब तक की सबसे बेवकूफ़ी भरी बात है जो मैंने सुनी है, वापस सो जाओ। इसके बाद एक लंबी बहस शुरू हुई। उसने तर्क दिए, हमने अभी अपनी कार खोई थी, उसे ठीक कराने में काफ़ी पैसा खर्च हो चुका था, हमारी बचत पहले ही कम हो चुकी थी,
अब अगर मैं अचानक भारत जाने की टिकट खरीद लूं तो हमारी हालत और ख़राब हो जाएगी। लेकिन कभी-कभी इंसान तर्क से ज़्यादा जुनून से फैसले लेता है, और उस रात मेरे अंदर वही जुनून था। आखिरकार 1 घंटे की बहस, चुप्पी और थकान के बाद उसने बिना वजह बताए हाँ कह दिया। मैंने ज़्यादा सवाल नहीं पूछे। मैंने जल्दी जल्दी अपना बैग पैक किया और घर से निकल पड़ा। कुछ ही देर बाद मैं ट्रेन में था, एयरपोर्ट की तरफ जा रहा था। टिकट काउंटर पर मुझे एक ऑफर मिला, क्रिसमस डिस्काउंट, जिसका मतलब था कि मुझे लगभग 3 गुना कीमत पर टिकट मिला। और संयोग से टिकट देने वाली महिला भारतीय मूल की थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बैंक की लाइनें अब विदेश से ही शुरू हो रही हैं क्या? मैंने कहा, नोट बदलने नहीं जा रहा। वो हंस पड़ी, सब यही कहते हैं। मैंने कहा, सच में मैं नोट बदलने नहीं जा रहा? उसने पूछा, तो फिर? मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, शायद सोच बदल लें। उसने कंधे उचकाए और बोली, मेरे पास सिर्फ मिडिल सीट है। मैंने कहा, चल जाएगा। फ्लाइट में मेरी सीट एक ऐसे जोड़े के बीच में थी जिन्होंने खिड़की और गलियारे की सीट इसलिए बुक की थी ताकि बीच वाली सीट खाली रह जाए। लेकिन उस दिन उनका प्लान सफल नहीं हुआ। मैं उनके बीच में बैठा था और पूरे सफर में हम तीनों एक अजीब खेल खेलते रहे, स्नैक्स पास करने का खेल। वे एक दूसरे को चीज़ें पास कराते और मैं बीच में फंसा रहता। उसी दौरान मैंने अपनी नोटबुक निकाली और उन घटनाओं को लिखना शुरू किया जो देश में हो रही थीं। मैंने सोचा, अगर मैं ये सब लिखता रहूँगा तो शायद मुझे समझ आएगा कि असल में हो क्या रहा है। और अगले कुछ दिनों में जो घटनाएं सामने आईं, वे किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं थीं। घोषणा के सिर्फ 6 घंटे के अंदर ज्वेलर्स ने लगभग 15 टन सोना बेच दिया। लोग रात भर जागते रहे और अपने पैसे सोने में बदलते रहे। अगले दिन शेयर बाजार गिर गया। सोने की कीमत अचानक 40 से 60% तक बढ़ गई। कई फर्जी कंपनियां पकड़ी गईं जिनके पास सैकड़ों बैंक अकाउंट थे। लोग इंटरनेट पर एक ही चीज सर्च कर रहे थे, काले धन को सफेद कैसे बनाएं। और इन सब के बीच एक चीज बिल्कुल नहीं बदली, गूगल पर सनी लियोनी की सर्च। देश में चाहे जो हो जाए, कुछ चीजें स्थिर रहती हैं। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे दुखद बात कुछ और थी। इस फैसले के कारण 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। कुछ लोग एटीएम की लंबी लाइन में खड़े खड़े मर गए। कुछ लोग इलाज के पैसे नहीं दे पाए। कुछ लोग तनाव में टूट गए। और दूसरी तरफ टीवी चैनलों पर बहस चल रही थी। स्क्रीन पर छोटे छोटे बॉक्स में कई एक्सपर्ट चिल्ला रहे थे। सब एक दूसरे से बहस कर रहे थे, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था, सिर्फ शोर था। और उस शोर के बीच एक चीज साफ दिखाई देने लगी थी। हम सब इस पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शायद हम असली चीज को देख ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि धीरे धीरे एक ऐसी चीज सामने आ रही थी जो किसी सरकार, किसी नीति या किसी नोट से भी बड़ी थी। वो थी लोगों की मानसिकता। और शायद यही वो चीज थी जिसे समझने के लिए मैं भारत जा रहा था। फ्लाइट के लंबे सफर के बाद जब मैं भारत पहुंचा, तब तक देश में नोटबंदी की खबर आग की तरह फैल चुकी थी। हर जगह सिर्फ एक ही चर्चा थी, पैसे। किसके पास कितने हैं, किसके पास पुराने नोट हैं, किसने उन्हें बदलवा लिया और किसका पैसा अभी भी कागज बनकर पड़ा है। मैंने लगभग 10,000 किलोमीटर की दूरी तय की थी। 13 घंटे हवा में उड़ते हुए बिताए थे। लेकिन एयरपोर्ट पर उतरते ही मुझे समझ में आ गया कि असली सफर अब शुरू होने वाला है। इमिग्रेशन की लाइन में खड़े लोगों के चेहरों पर भी वही बेचैनी थी जो देश के बाकी हिस्सों में थी। हर कोई अपने फोन पर खबरें पढ़ रहा था, वीडियो देख रहा था और अपने अपने अंदाज में अनुमान लगा रहा था कि आगे क्या होने वाला है। इस पूरे समय में एक और खबर सामने आई। एक मंत्री ने आरोप लगाया कि सरकार ने जल्दबाजी में नोटबंदी की घोषणा इसलिए की क्योंकि कहीं से जानकारी लीक हो गई थी। बस फिर क्या था, टीवी चैनलों और सोशल मीडिया पर मानो विस्फोट हो गया। अब सवाल ये नहीं था कि नोटबंदी सही है या गलत, सवाल ये था कि किसे पहले से पता था। देश का हर आदमी अचानक जासूस बन गया था। हर कोई थ्योरी बना रहा था, हर कोई किसी न किसी को दोषी ठहरा रहा था। मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला और शहर की तरफ बढ़ा। जहां भी गया एक ही माहौल था। रेस्टोरेंट में लोग नोटबंदी की बात कर रहे थे, कैफे में लोग नोटबंदी की बात कर रहे थे, दुकानों में, टैक्सियों में, पार्कों में, यहाँ तक कि लोग नहाते समय भी शायद यही सोच रहे होंगे। हर जगह अफवाहें थीं। किसी ने कहा कि 2000 के नए नोटों में एक नैनो चिप लगी है जो सैटेलाइट से ट्रैक हो सकती है। किसी ने कहा कि जनवरी में 50 और 100 के नोट भी बंद होने वाले हैं। किसी ने दावा किया कि नए गुलाबी नोटों का रंग पानी में धुल रहा है। लोग हर बात पर विश्वास करने लगे थे। सच और झूठ के बीच की रेखा धुंधली हो चुकी थी। लेकिन मुझे इन बहसों में दिलचस्पी नहीं थी। मुझे नीतियों की बहस से ज़्यादा दिलचस्पी लोगों में थी, उनके व्यवहार में, उनके फैसलों में।
इसलिए मैंने शहरों की भीड़ से थोड़ा दूर जाने का फैसला किया। मैंने बस पकड़ी, फिर ट्रेन ली और धीरे धीरे छोटे शहरों और कस्बों की तरफ बढ़ने लगा। हर जगह एक ही दृश्य था, बैंक के बाहर लंबी लाइनें। लोग सुबह से खड़े थे, कुछ लोग परेशान थे, कुछ गुस्से में थे, कुछ बस चुपचाप इंतजार कर रहे थे। पत्रकार भी वहीं मौजूद थे। वे माइक्रोफोन लेकर लोगों से सवाल पूछ रहे थे, लेकिन अक्सर पत्रकार गलत लोगों से सवाल पूछते हैं और इसलिए मुझे लगा कि बेहतर होगा मैं उनसे थोड़ा दूर ही रहूं। मैंने अपनी यात्रा जारी रखी और आखिरकार दिल्ली पहुंचा। दिल्ली हमेशा की तरह भीड़ भाड़ से भरी हुई थी, लेकिन इस बार भीड़ का कारण कुछ और था। लोग एटीएम मशीनों के सामने खड़े थे, लंबी कतारें थीं। कई जगह तो लोग मशीन के सामने खड़े होकर ही ताली बजा रहे थे जब किसी को पैसे मिल जाते थे। मैंने एक होटल में कमरा लिया। रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने मुझे बताया कि कुछ दुकानदार अभी भी पुराने नोट ले रहे हैं। उसने ये भी सलाह दी कि अगर मुझे कोई मेडिकल चेकअप कराना हो तो अभी करा लूं, क्योंकि अस्पतालों को पुराने नोट लेने की अनुमति थी। अगली सुबह मैं दिल्ली की ठंडी और धुंधली सुबह में बाहर निकला। दिल्ली की हवा हमेशा थोड़ी धुंधली होती है, लेकिन उस दिन तो जैसे पूरा शहर धुएं की चादर में लिपटा हुआ था। मैं एक पार्क में जाकर बेंच पर बैठ गया। सुबह की हल्की धूप, ठंडी हवा और आसपास फैली धुंध सब मिलकर एक अजीब सा माहौल बना रहे थे। तभी एक बुजुर्ग आदमी आकर मेरे पास बैठ गए। उन्होंने अखबार खोला और मुझसे कहा, आइए देखते हैं आज ये लोग क्या कर रहे हैं। मैंने उनकी तरफ देखा और मुस्कुराया। उस पल मुझे अचानक समझ में आ गया कि मुझे क्या करना है। मुझे किसी नीति का विश्लेषण नहीं करना था, मुझे बस लोगों की कहानियां सुननी थी। और यहीं से मेरी असली यात्रा शुरू हुई। उस यात्रा में मुझे 3 ऐसी कहानियां मिली जो इस पूरे दौर को समझने के लिए काफ़ी थीं। पहली कहानी थी करीम की। करीम एक सिरामिक व्यापारी के लिए काम करता था। वो महीने में 2 बार दिल्ली से मुंबई ट्रेन से जाता था। वो अपने साथ माल के नमूने लेके जाता, ग्राहकों से मिलता और कमीशन कमाता था। उसकी कमाई का बड़ा हिस्सा नकद में होता था। जब नोटबंदी की घोषणा हुई तब वो अपने होटल के कमरे में था। उसके कमरे की तिजोरी में 50,000 रुपए रखे थे और घर पर इससे भी ज़्यादा पैसा था। अगली सुबह वो जल्दी उठकर रेलवे स्टेशन पहुंच गया। उसने एक ऐसा तरीका खोज लिया था जिससे वो अपने पुराने नोटों से छुटकारा पा सकता था। उसने 12 ट्रेन टिकट खरीद लिए, 6 महीने के टिकट, सारे नकद में। उसने सोचा कि जब हालात सामान्य हो जाएंगे तब वो टिकट रिफंड करवा लेगा और उसे नए नोट मिल जाएंगे। उसे लगा कि उसने बहुत चालाकी वाला तरीका खोज लिया है। जब वो ट्रेन में बैठा तो उसके चेहरे पर जीत की मुस्कान थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। घर पहुंचने के बाद उसने अपने परिवार और दोस्तों को भी यही तरीका बताया। कुछ ही दिनों में रेलवे टिकट की बिक्री अचानक बढ़ गई। सरकार को शक हो गया और फिर नया नियम लागू कर दिया गया। अब नकद में टिकट खरीदने की सीमा तय कर दी गई और रिफंड लेने के लिए पैन कार्ड जरूरी कर दिया गया। करीम की योजना एक ही झटके में खत्म हो गई। उसके ज़्यादातर पैसे फंस गए। वो मेरे सामने बैठा था और गहरी सांस लेकर बोला, अब मुझे ये नौकरी छोड़ने का कोई विकल्प नहीं है। मुझे हर महीने इसी ट्रेन में सफ़र करना पड़ेगा। दूसरी कहानी थी सुमित की। सुमित एक व्यापारी का बेटा था। वो अपने पिता के साथ दुकान पर काम करता था, लेकिन हमेशा सोचता था कि एक दिन वो खुद का बड़ा बिजनेस करेगा। नोटबंदी के अगले दिन वो अपने शहर के बैंक गया। वहाँ लंबी लाइन लगी हुई थी, लेकिन सुमित बैंक मैनेजर को जानता था। वो पीछे के दरवाजे से अंदर चला गया और 10 मिनट में अपने नोट बदलवा लिए। घर लौटते समय उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने अपने दोस्तों और जानने वालों को एक मैसेज भेजा। मैसेज में लिखा था, अगर किसी को पुराने नोट बदलवाने हैं तो वो उसकी मदद कर सकता है, लेकिन 20% कमीशन लगेगा। अगले ही दिन उसके पास 74 लोगों के मैसेज आ गए। सुमित ने अपने घर के एक फ्लैट में सबको बुलाना शुरू कर दिया। लोग पैसे लेकर आते, वो उनका पैसा लेता और उन्हें नए नोट देने का वादा करता। सिर्फ एक दिन में उसने उतना पैसा कमा लिया जितना वो 10 साल में नहीं कमा पाया था। उसे लगा कि अब उसकी जिंदगी बदलने वाली है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद बैंक के पीछे वाला दरवाजा बंद कर दिया गया और जो कर्मचारी उसकी मदद कर रहा था उसे भी हटा दिया गया। सुमित की योजना भी खत्म हो गई। उसे सारे पैसे वापस करने पड़े और अंत में वो फिर उसी दुकान पर बैठा था जहां वो पहले बैठता था। तीसरी कहानी थी अमर की। अमर एक सरकारी कर्मचारी था। उसके पास बहुत सारा रिश्वत का पैसा था जिसे उसने अपने घर की रसोई के स्लैब के नीचे छुपा रखा था। नोटबंदी के बाद वो घबरा गया। उसने तुरंत वो पैसा निकालकर सोना खरीद लिया। उस समय सोने की कीमत बाजार से 60% ज्यादा थी, लेकिन उसे लगा कि कोई बात नहीं। कुछ दिन बाद एक अफवाह फैली कि सरकार सोना रखने की सीमा तय करने वाली है। अमर घबरा गया। उसने वो सोना बेच दिया, लेकिन अब सोने की कीमत बाजार से 30% कम हो चुकी थी। 30 लाख रुपए का सोना बेचकर उसे सिर्फ 13 लाख रुपए मिले। कुछ ही दिनों में उसने अपने आधे से ज्यादा पैसे खो दिए। इन तीनों कहानियों में एक समानता थी। तीनों लोग अपने आप को बहुत चतुर समझ रहे थे। तीनों को लगा कि उन्होंने सिस्टम को मात दे दी है, लेकिन अंत में सिस्टम ने उन्हें मात दे दी। और धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि इस पूरी कहानी में असली चीज नोट नहीं थे, असल चीज थी इंसान का व्यवहार। और यहीं से मुझे पहली बार उस चीज की झलक दिखाई दी जिसके बारे में मैं लिखना चाहता था। एक ऐसा समूह जो दिखाई नहीं देता, लेकिन जिसका असर हर जगह होता है। एक ऐसा समूह जिसे मैं कहता हूँ एक बेवकूफ़ों का राष्ट्र।
और ये राष्ट्र तब पैदा होता है जब हम बिना सोचे किसी चीज़ के पीछे चल पड़ते हैं, जब हम सवाल पूछना बंद कर देते हैं और जब हम वही करने लगते हैं जो बाकी सब कर रहे होते हैं। और यही कहानी आगे और गहराई से खुलने वाली थी, क्योंकि नोटबंदी सिर्फ शुरुआत थी। लेकिन इन 3 कहानियों को सुनने के बाद भी मेरे मन में एक सवाल बाकी था। क्या सच में ये सब सिर्फ पैसे की कहानी थी, या इसके पीछे कुछ और था, कुछ ऐसा जो हमारे सोचने के तरीके से जुड़ा हुआ था? दिल्ली एयरपोर्ट पर बैठा मैं इन्हीं बातों के बारे में सोच रहा था। बोर्डिंग गेट के पास लगभग 100 लोग लाइन में खड़े थे। दिलचस्प बात यह थी कि अभी तक बोर्डिंग की घोषणा भी नहीं हुई थी। फिर भी एक आदमी उठा, काउंटर के पास जाकर खड़ा हो गया, और बस इतना होते ही बाकी लोग भी अपनी सीटों से उठकर लाइन में लग गए। कुछ ही मिनटों में लंबी कतार बन गई। किसी ने यह नहीं पूछा कि लाइन क्यों लगी है, किसी ने यह नहीं सोचा कि अभी तो बोर्डिंग शुरू भी नहीं हुई। बस एक आदमी खड़ा हुआ और बाकी सब उसके पीछे चल पड़े। मैंने अपनी पत्नी को फोन किया। जैसा अक्सर होता है, उसने सीधे सवाल नहीं पूछा। पहले उसने मुझे एक काम सौंप दिया। वो सेकंड हैंड कारों की एक सूची देख रही थी और चाहती थी कि मैं उनमें से एक कार चुनूं। उसकी शर्त बस इतनी थी कि इस बार जो कार खरीदी जाए वो कम से कम अपनी 1 साल की रजिस्ट्रेशन अवधि पूरी कर ले। मैंने बिना ज्यादा बहस किए हाँ कह लिया। लेकिन फिर उसने मुझसे वही सवाल पूछा जो उसने पहले भी पूछा था। क्या तुम्हें वो चीज मिल गई जिसे ढूंढने के लिए तुम भारत गए थे? मैंने कुछ पल सोचा। मेरे सामने अभी भी वही लाइन थी। लोग खड़े थे, धीरे धीरे आगे बढ़ने का इंतजार कर रहे थे। हालांकि अभी तक किसी ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए कहा भी नहीं था। तभी मुझे एक बात समझ में आई। सरकार उस समय एक खास चीज कर रही थी। वो उन लोगों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी जो बिना सोचे समझे किसी भी रास्ते से फायदा उठाना चाहते थे। लेकिन सरकार किसी एक आदमी के पीछे नहीं थी। सरकार उन जगहों को ढूंढ रही थी जहां लाइनें बन रही थीं, जहां उन्हें नहीं बनना चाहिए था। करीम ने टिकट खरीदकर सिस्टम को मात देने की कोशिश की थी। सुमित ने बैंक के पीछे के दरवाजे का इस्तेमाल किया था। अमर ने काले पैसे को सोने में बदलने की कोशिश की थी। इन सब ने सोचा कि उन्होंने एक रास्ता खोज लिया है, लेकिन वे ये भूल गए कि जब कोई रास्ता बहुत आसान लगता है तो अक्सर वो रास्ता सिर्फ शुरुआत होता है। असल जाल उसके बाद बिछाया जाता है। अगर कोई आदमी एयरपोर्ट पर चुपचाप अपना दूसरा बैग किसी दोस्त को दे देता है ताकि वो उसे अंदर ले जा सके, तो शायद कोई उसे रोकेगा नहीं। लेकिन अगर वही आदमी दूसरों के बैग लेकर अंदर ले जाने का धंधा शुरू कर दे, तो कुछ ही मिनटों में सुरक्षा अधिकारी उसके सामने खड़े होंगे, क्योंकि तब वहां एक लाइन बन जाएगी, और लाइनें हमेशा ध्यान खींचती हैं। नोटबंदी के दौरान भी कुछ ऐसा ही हुआ। शुरुआत में सबसे पहले अमीर लोग सक्रिय हुए। अचानक उन्हें ये डर सताने लगा कि उनके पास जो पैसा है वो बेकार हो सकता है। और अमीर लोग एक बात बहुत अच्छी तरह समझते हैं, अमीर बने रहने के लिए गरीबों की जरूरत होती है। इसलिए उन्होंने अपने कर्मचारियों के बैंक खाते खुलवाने शुरू किए। उन्होंने उन खातों में पैसा जमा किया, लेकिन एटीएम कार्ड अपने पास रख लिए। उन्होंने नकली बिल बनाए, झूठी सैलरी दिखाई और पैसे को एक खाते से दूसरे खाते में घुमाते रहे। लेकिन पैसा बहुत ज्यादा था और समय बहुत कम, इसलिए अफवाहें फैलने लगी। किसी ने कहा कि जल्द ही सारे नोट बंद हो जाएंगे, किसी ने कहा कि सरकार हर घर की तलाशी लेने वाली है। डर फैलने लगा, और जब डर फैलता है तो इंसान सोचने की क्षमता खो देता है। यही हुआ। लोगों ने अपने घरों में रखे नोट छुपाने शुरू कर दिए। कुछ लोगों ने अपने पैसे गंगा नदी में फेंक दिए। कुछ लोग मंदिरों और आश्रमों के जरिए पैसा सफेद करने लगे। एक जगह तो लोगों ने नकदी के बैग तक जला दिए। और धीरे धीरे ये सब एक बीमारी की तरह फैलने लगा। क्योंकि जब आम लोग देखते हैं कि अमीर लोग सिस्टम को चकमा देने की कोशिश कर रहे हैं, तो वे भी वही करना चाहते हैं। हर आदमी सोचने लगता है कि अगर वे ऐसा कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। और यहीं से एक नया राष्ट्र बनना शुरू होता है। एक ऐसा राष्ट्र जो किसी नक्शे पर नहीं दिखता, जिसकी कोई सीमा नहीं होती, जिसका कोई झंडा नहीं होता, लेकिन जिसके सदस्य लाखों में होते हैं। ये राष्ट्र तब बनता है जब लोग बिना सोचे समझे भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं, जब वे सवाल पूछना बंद कर देते हैं, जब वे सिर्फ इसलिए कोई काम करते हैं क्योंकि बाकी लोग भी वही कर रहे हैं। यही है वो राष्ट्र जिसे मैं कहता हूं बेवकूफों का राष्ट्र। और इस राष्ट्र की सबसे खतरनाक बात यह है कि इसके सदस्य खुद को बेवकूफ नहीं मानते। हर आदमी सोचता है कि वो बहुत समझदार है, कि उसने सिस्टम को मात दे दी है, लेकिन असलियत यह है कि वो सिर्फ भीड़ का हिस्सा बन चुका होता है। नोटबंदी के महीनों में ये चीज साफ दिखाई देने लगी थी।
लोग बैंक से नए नोट लेकर बाहर निकलते थे और उसी गर्व के साथ घर लौटते थे जैसे उन्होंने कोई बड़ी लड़ाई जीत ली हो। लेकिन उसी समय हजारों लोग ऐसे भी थे जो ठंड में सड़कों पर सो रहे थे। ऐसे लोग जिनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। ऐसे बच्चे जो कई कई दिनों तक भूखे रहे। और उन लोगों के बारे में सोचने के बजाय हम अपने नोट बदलने की तरकीबों पर गर्व कर रहे थे। हम उन तरीकों की कहानियां सुनाकर खुद को बहुत चतुर साबित कर रहे थे। लेकिन शायद हम एक चीज भूल गए थे। हमने सिर्फ नोट नहीं बदले थे, हमने अपने व्यवहार का असली चेहरा भी दिखा दिया था। और इसी वजह से नोटबंदी का वो समय हमेशा सिर्फ आर्थिक घटना के रूप में याद नहीं किया जाएगा। वो याद किया जाएगा एक और वजह से, क्योंकि उस समय हम सब ने एक चीज साबित कर दी थी कि कभी कभी सबसे बड़ी समस्या नोटों में नहीं होती, सबसे बड़ी समस्या हमारे दिमाग में होती है। और यहीं से इस कहानी का अगला हिस्सा शुरू होता है, क्योंकि अगर हमें समझना है कि ये बेवकूफ़ों का राष्ट्र बनता कैसे है, तो हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। हमें देखना होगा कि एक आदर्श भारतीय आदमी कैसे बनाया जाता है, क्योंकि हर राष्ट्र अपने नागरिकों से बनता है। और अगर नागरिक सोचने की क्षमता खो दें, तो पूरा राष्ट्र भीड़ बन जाता है। अब सवाल ये था कि आखिर एक आदर्श भारतीय आदमी बनता कैसे है, क्योंकि कोई भी इंसान अचानक ऐसा नहीं बन जाता, उसे बनाया जाता है धीरे धीरे, बचपन से, परिवार, समाज, स्कूल और परंपराओं के जरिए। और इस प्रक्रिया की शुरुआत अक्सर एक नाम से होती है। मुझे याद है कि 10 साल की उम्र से पहले मैं जैसे कई बार पैदा हुआ था। पहली बार तो उस दिन जब डॉक्टर ने मुझे जन्म के बाद उल्टा पकड़ रखा था और मैं शायद पहली बार दुनिया को देख रहा था। दूसरी बार तब जब एक पंडित ने मेरा नाम रखा। उसने अपनी किसी पुरानी किताब या थैले से एक नाम निकाला और मेरे ऊपर चिपका दिया। वो नाम इतना लंबा और भारी था कि उसे बोलने के लिए बीच में सांस लेनी पड़ती थी। तीसरी बार मेरा जन्म तब हुआ जब मेरे माता पिता ने मेरा किंडरगार्टन का फॉर्म भरा। उन्हें लगा कि इतने लंबे नाम से बच्चे को बुलाना मुश्किल होगा, इसलिए उन्होंने एक छोटा नाम ढूंढने का फैसला किया। और जैसा अक्सर परिवारों में होता है, उन्होंने कमरे में मौजूद सबसे छोटी समझदार इंसान से राय ले ली, मेरी बड़ी बहन से। वो मुझसे 4 साल बड़ी थी और अभी अभी लिखना सीख रही थी। उसने जो नाम सुझाया वो कुछ ऐसा था जो मुझे एक छोटे से चूहे जैसा महसूस कराता था। और अगले 3 साल तक वही नाम मेरा परिचय बन गया। फिर एक दिन मेरे माता पिता ने फैसला किया कि अब मुझे बोर्डिंग स्कूल भेजा जाएगा। और उन्हें अचानक एहसास हुआ कि जिस नाम से वे मुझे बुलाते हैं, उसे लेकर मुझे हॉस्टल में भेजना शायद अच्छा विचार नहीं होगा। इसलिए चौथी बार मेरा जन्म हुआ। इस बार मेरे चाचा ने मुझे नया नाम दिया, ऋषभ। मुझे लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जिंदगी कभी इतनी आसान नहीं होती। एक दिन हमारी क्लास में हमारी साइंस टीचर ने हमसे पूछा कि हमारे नाम का मतलब क्या है। जब मेरी बारी आई तो मैंने ईमानदारी से कहा कि मुझे नहीं पता। उन्होंने अपनी पर्स से बच्चों के नामों की एक किताब निकाली और उसमें से मेरा नाम ढूंढा। फिर उन्होंने पूरी क्लास के सामने कहा, ऋषभ का मतलब होता है बैल। उस दिन से मेरी जिंदगी बदल गई। क्लास के बच्चे मुझे बैल कहकर चढ़ाने लगे और मैं घर पहुंचा तो गुस्से में था। मैंने अपने माता पिता से कहा कि मुझे एक नया नाम चाहिए, कुछ छोटा और ऐसा जिसका मतलब थोड़ा बेहतर हो। काफी सोचने के बाद उन्होंने मुझे एक नया नाम दिया, दक्ष। मुझे वो नाम पसंद आया। मैं आईने के सामने खड़ा होकर खुद से परिचय देने लगा। हाय, मेरा नाम दक्ष है। मुझे लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जब मैं छुट्टियों के बाद स्कूल लौटा तो असेंबली में प्रिंसिपल ने घोषणा की कि तीसरी कक्षा का छात्र ऋषभ अब से दक्ष कहलाएगा। पूरा मैदान हंसी से भर गया। कुछ महीनों तक सीनियर मुझे हेंसफोर्थ कहकर बुलाते रहे। लेकिन इन सब अनुभवों ने मुझे एक बात जरूर सिखाई, हम अपने नामों को लेकर बहुत गंभीर होते हैं। हम चाहते हैं कि हर नाम का कोई मतलब हो, लेकिन अजीब बात यह है कि जिंदगी के बाकी कई काम हम बिना मतलब समझे करते रहते हैं। बचपन में हमें बहुत सारी बातें सिखाई जाती हैं, जैसे भगवान से प्रार्थना करना। हमारे स्कूल के प्रिंसिपल कहते थे कि रात 9 बजे के बाद भगवान हमारी प्रार्थना सुनते हैं। ये बात मुझे समझ नहीं आती थी, क्योंकि अगर दुनिया गोल है तो कहीं ना कहीं हमेशा 9 बजे होते होंगे। लेकिन सवाल पूछना हमेशा अच्छा नहीं माना जाता था। एक बार मैंने पूछा कि क्या दुनिया के सबसे बुद्धिमान वैज्ञानिक भगवान में विश्वास करते थे? प्रिंसिपल ने जवाब दिया, नहीं, और अब वो मर चुके हैं, इसलिए आंखें बंद करो और प्रार्थना करो। इसके अलावा हमें कुछ और चीजें भी सिखाई जाती थी, जैसे क्रिकेट से प्यार करना, दूध पीना और पाकिस्तान से नफरत करना। ये सब चीजें लगभग एक ही सूची का हिस्सा थी।
हमें बताया जाता था कि सभी इंसान बराबर हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें हमें पसंद नहीं करना चाहिए। और ये विरोधाभास बचपन से ही हमारे दिमाग में बैठने लगता है। धीरे धीरे हमें ये सिखाया जाता है कि समाज में कैसे व्यवहार करना है, बड़ों के पैर छूना है, परंपराओं का पालन करना है और कभी-कभी ऐसे काम भी करने हैं जिनका मतलब हमें समझ नहीं आता। मुझे बचपन का एक और दृश्य याद है। मेरे पड़ोस में रहने वाला मेरा दोस्त तन्मय खा। एक दिन उसके घर एक धार्मिक गुरु आने वाले थे। घर में बहुत तैयारी चल रही थी, गुब्बारे लगे थे, खाने की व्यवस्था थी और हर कोई बहुत उत्साहित था। जब वो गुरु आए तो सब लोग उनके पैरों के पास बैठ गए। फिर एक बर्तन लाया गया और उसमें उनके पैर धोए गए और उसके बाद जो हुआ उसने मुझे पूरी तरह चौंका दिया। उस पानी को गिलासों में भरकर लोगों को दिया गया और सबने उसे पी लिया। मैं दरवाजे के पास खड़ा था और ये सब देख रहा था। मेरे दोस्त के पिता ने मुझे भी एक गिलास दिया, लेकिन मैंने मना कर दिया। उन्होंने कहा यह पवित्र पानी है। मैंने कहा लेकिन इसमें तो उनके पैर धोए गए हैं। उस समय मुझे समझ में आया कि समाज में बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें लोग बिना सवाल किए मान लेते हैं। अगर आप सवाल पूछते हैं तो आप अजीब लगते हैं। अगर आप सवाल नहीं पूछते तो आप भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। और शायद यहीं से एक आदर्श भारतीय आदमी बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। उसे सिखाया जाता है कि कुछ चीजें समझने की जरूरत नहीं होती, बस उन्हें मान लेना होता है। और जब कोई इंसान बिना समझे चीजें मानने लगता है तो धीरे धीरे वो सोचने की क्षमता खोने लगता है। और यही वो जगह है जहां से बेवकूफों के राष्ट्र की नींव रखी जाती है। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि एक आदर्श भारतीय आदमी बनने के लिए सिर्फ परंपराओं को मानना ही काफी नहीं होता। उसे धर्म, समाज और संस्कृति की उलझी हुई दुनिया में ढाला जाता है और आगे की कहानी उसी दुनिया को समझने की है। धीरे धीरे मुझे ये समझ आने लगा था कि एक आदर्श भारतीय आदमी पैदा नहीं होता, उसे तैयार किया जाता है। और उसे तैयार करने का सबसे असरदार तरीका ये है कि उसे बचपन से ही ये यकीन दिला दिया जाए कि हर सवाल का जवाब पहले से मौजूद है, इसलिए सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं है। तन्मय के घर की वो घटना मेरे दिमाग में लंबे समय तक अटकी रही। मैं उस दिन वहां से भाग तो आया था, लेकिन मेरे अंदर एक बेचैनी रह गई थी। आखिर लोग किसी आदमी के पैर धोकर वो पानी कैसे पी सकते हैं? और उससे भी बड़ा सवाल ये था कि अगर उन्हें इसमें कुछ गलत नहीं दिखता तो क्या गलत सिर्फ मुझे लग रहा है? उस शाम तन्मय मेरे घर खेलने आया। उसने बताया कि उसके पिता मुझसे नाराज हैं। वजह साफ थी, मैंने पवित्र पानी पीने से मना कर दिया था। उसने कहा कि अगर मैंने जाकर बात नहीं की तो शायद उसे मेरे घर खेलने आने की अनुमति नहीं मिलेगी। बचपन में दोस्ती बहुत बड़ी चीज होती है। क्रिकेट खेलने का साथी अगर छिन जाए तो दुनिया थोड़ी सूनी लगने लगती है। इसलिए मैं उसके घर गया। मैं उसके डाइनिंग टेबल पर बैठा था। सामने तन्मय के पिता थे, पास उसकी दादी, और तन्मय ऐसा चुप था जैसे अदालत में गवाह बनकर आया हो लेकिन सच बोलने की हिम्मत ना हो। उन्होंने पूछा, तुम वहां से भागे क्यों? मैंने कहा, क्योंकि मैं गंदा पानी नहीं पीना चाहता था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, वो गंदा पानी नहीं था, वो पवित्र जल था। मैंने सीधा जवाब दिया, लेकिन उसमें आपने उनके पैर धोए थे। कमरे का तापमान जैसे थोड़ा बदल गया। तन्मय की दादी के चेहरे पर नाराजगी थी, उसके पिता के चेहरे पर वो भाव था जो अक्सर उन लोगों के चेहरे पर आता है जिन्हें आदत होती है कि सामने वाला बिना सवाल किए उनकी बात मान ले। उन्होंने कहा, वो महान है, तुम उनके बारे में ऐसी बातें करने लायक नहीं हो। मैंने कहा, फिर भी वे इंसान ही हैं और इंसान के पैर पर बैक्टीरिया होते हैं। इसके बाद जो जवाब आया उसने मुझे सालों तक परेशान किया और हंसाया भी। उन्होंने कहा, हाँ होते हैं, लेकिन वो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं। बस वही था वो क्षण। मुझे लगा मैं किसी तर्क से नहीं बल्कि एक ऐसे विचार संसार से लड़ रहा हूं जहां हर बेतुकी बात को सही साबित करने के लिए आखिरी समय पर एक नया नियम बना लिया जाता है, अच्छे बैक्टीरिया। उस दिन के बाद ये वाक्य मेरे दिमाग में एक प्रतीक की तरह बैठ गया। जब भी मैंने किसी को किसी बेतुकी परंपरा, अंधविश्वास या बिना समझी हुई धार्मिक प्रथा को बचाने की कोशिश करते देखा, मुझे वही बात याद आई, अच्छे बैक्टीरिया। धीरे धीरे मुझे समझ आया कि बहुत से लोग उन चीज़ों का बचाव कर रहे होते हैं जिन्हें वो खुद भी पूरी तरह नहीं समझते। वे शास्त्र नहीं जानते, लेकिन शास्त्रों के नाम पर बहस कर सकते हैं। वे परंपरा का इतिहास नहीं जानते, लेकिन परंपरा के लिए लड़ सकते हैं। वे किसी रिवाज का अर्थ नहीं जानते, लेकिन उसके खिलाफ सवाल सुनते ही नाराज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सवाल उन्हें सिर्फ चुनौती नहीं देता, सवाल उनके आत्मविश्वास की दीवार में दरार डाल देता है। अगर कोई मान ले कि वो जिस चीज़ का पालन कर रहा है उसका मतलब उसे नहीं पता, तो उसे अपनी पूरी सोच पर दोबारा विचार करना पड़ेगा। और ये काम कठिन है, बहुत कठिन। इसलिए ज़्यादातर लोग आसान रास्ता चुनते हैं, सवाल पूछने वाले को गलत ठहरा दो।
यहीं से एक और गुण बनता है, धार्मिकता नहीं बल्कि धार्मिक रवैया। धार्मिकता निजी हो सकती है, शांत हो सकती है, इंसान को विनम्र बना सकती है, लेकिन धार्मिक रवैया अक्सर अलग होता है। उसमें विश्वास से ज्यादा प्रदर्शन होता है, उसमें समझ से ज्यादा आग्रह होता है, उसमें श्रद्धा से ज्यादा असुरक्षा छिपी होती है। मुझे एक और घटना याद आती है। मैं तब किशोरावस्था में था, वो उम्र जब इंसान खुद को लेकर पहले से ही असहज होता है। चेहरा बदल रहा होता है, आवाज बदल रही होती है, आत्मविश्वास हर दूसरे दिन गिरता बढ़ता रहता है। ऐसे समय में परिवार के साथ यात्रा पर जाना भी अपने आप में एक परीक्षा जैसा लगता है। एक बार मेरे पिता के एक मित्र ने हमें एक धार्मिक समारोह में बुलाया। वे अपने पुराने घर की जगह 5 मंजिला इमारत बनवाना चाहते थे। सारी कानूनी औपचारिकताएं किसी तरह पूरी हो चुकी थीं। अब बारी थी पूजा पाठ की, ताकि निर्माण शुभ तरीके से शुरू हो सके। हम वहां पहुंचे। पूजा शुरू हुई, लंबी चली, इतनी लंबी कि लगता था जैसे कोई फिल्म का इंटरवल ही नहीं आ रहा। फिर अचानक पुजारी ने गंभीर चेहरा बनाया और कहा कि एक समस्या है। घर के पूर्वज इस निर्माण से खुश नहीं हैं, वे अनुमति नहीं दे रहे हैं। अब सोचिए, जिस आदमी ने महीनों दफ्तरों के चक्कर काटे हों, पैसे लगाए हों, नक्शे पास करवाए हों, मजदूर तय किए हों, उसे अगर कोई आकर कह दे कि अब असली अड़चन आपके मरे हुए पूर्वज हैं, तो उसकी हालत कैसी होगी। उसकी भी वही हुई। उसने पूछा अब क्या किया जाए। समाधान तुरंत दिया गया। एक पवित्र स्थान पर जाना होगा, विशेष स्नान करना होगा, कुछ अनुष्ठान करने होंगे, फिर पूर्वज शांत हो जाएंगे। बस फिर क्या था, एक बस बुक हुई, परिवार, रिश्तेदार, पुजारी और उनका सहायक सब रवाना हुए। घंटों की यात्रा के बाद हम वहां पहुंचे। अगली सुबह सफेद कपड़े पहनकर सब तैयार थे। हम एक छोटे से गंदले पानी वाले कुंड के पास ले जाया गया। पानी ऐसा लग रहा था जैसे उसमें किसी ने मिट्टी, काई और लापरवाही बराबर मात्रा में मिला दी हो। निर्देश साफ थे, हर व्यक्ति उसमें डुबकी लगाएगा और अपने पूर्वजों से क्षमा मांगेगा। मैंने अपने पिता की तरफ देखा। उनके चेहरे पर जो झिझक थी वो मेरे लिए नहीं थी। उन्हें भी शायद ये सब बेतुका लग रहा था, लेकिन सामाजिक परिस्थितियां अक्सर लोगों को ऐसी जगह खड़ा कर देती हैं जहां वो अपने तर्क को जेब में रख लेते हैं। एक एक कर लोग उस पानी में उतरते गए। श्री कुमार, जिनका ये सारा मामला था, पूरी श्रद्धा के साथ डुबकी लगाकर बाहर आए। फिर उनकी पत्नी की बारी आई। उन्होंने साफ मना कर दिया। उनके पति ने पहले समझाया, फिर दबाव डाला, फिर गुस्सा किया। अंत में पुजारी ने समझौता सुझाया, पूरा शरीर नहीं, सिर्फ पैर का अंगूठा डुबो दीजिए, पूर्वज समझ जाएंगे। और सब ने मान लिया कि हाँ, पूर्वज इतने लचीले तो होंगे ही। ये पूरा दृश्य मेरे लिए मजाकिया भी था और दुखद भी। मजाकिया इसलिए कि लोग बिना सोचे हर तर्कहीन चीज को मानने को तैयार थे। दुखद इसलिए कि वे इसे अपने डर के कारण कर रहे थे। उन्हें डर था कि अगर ऐसा नहीं किया तो कुछ बुरा हो जाएगा। यही डर धर्म का सबसे आसान ईंधन है। जहां समझ नहीं होती वहां डर जगह भर देता है, और जहां डर बैठ जाता है वहां इंसान अपने स्वतंत्र सोच धीरे धीरे गिरवी रख देता है। यही प्रक्रिया आदर्श भारतीय आदमी को बनाती है। उसे ये सिखाया जाता है कि नियमों के पीछे तर्क हो या ना हो, उन्हें मानना है। उसे ये सिखाया जाता है कि विरोध मत करो वरना तुम असभ्य कहलाओगे, सवाल मत पूछो वरना तुम अधर्वी कहलाओगे, और अगर तुमने बहुत ज्यादा सवाल पूछ लिए तो तुम्हें परिवार, समाज या संस्कृति का दुश्मन घोषित कर दिया जाएगा। धीरे धीरे वो आदमी एक अजीब स्थिति में पहुंचता है। वो बहुत सी चीजें करता है पर समझता कम है। वो बहुत सी बातों का बचाव करता है पर जानता कम है। वो बहुत विश्वास से बोलता है लेकिन भीतर से डरा हुआ होता है। और शायद इसी वजह से जब उसे किसी परंपरा का अर्थ नहीं पता होता तब भी वो कहता है, यही हमारी संस्कृति है। ये संस्कृति शब्द भी कमाल का हथियार है। जिस बात का कोई साफ जवाब ना हो वहां संस्कृति ला दो। किसी महिला से पूछो कि शादी के बाद वही क्यों घर छोड़े, तो जवाब मिलेगा संस्कृति। किसी बच्चे से कहो कि सवाल क्यों मत पूछो, तो जवाब संस्कृति। किसी भेदभाव पर उंगली उठाओ तो उत्तर संस्कृति। लेकिन संस्कृति क्या है, ये सवाल कम लोग पूछते हैं। अक्सर लोग संस्कार, परंपरा, आदत, रिवाज, धर्म, सामाजिक दबाव सबको एक ही थैले में डालकर संस्कृति कह देते हैं, जैसे सिर्फ शब्द बदल देने से चीजें सम्मानजनक हो जाती हों। मुझे तब लगने लगा था कि समस्या सिर्फ अंधविश्वास नहीं है। समस्या ये भी है कि हम शब्दों को समझे बिना इस्तेमाल करते हैं और फिर उन्हीं शब्दों के पीछे छिपकर अपने व्यवहार को सही ठहराते हैं। यहीं से अगला जाल शुरू होता है, धर्म, परंपरा और संस्कृति के बीच का वो धुंधला इलाका जहां से भारतीय पुरुष का सामाजिक प्रशिक्षण और गहरा होता जाता है। और जैसे जैसे ये प्रशिक्षण आगे बढ़ता है वो सिर्फ एक इंसान नहीं रहता, वो एक भूमिका बन जाता है। उसे पता होता है कि उसे कैसा दिखना है, क्या मानना है, किससे नाराज होना है, किसके सामने झुकना है और किन चीज़ों पर सवाल नहीं करना है।
लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि वो खुद भी नहीं समझता कि उसके अंदर जो भरा गया है उसमें सच कितना है और आदत कितनी। यही बात आगे और साफ होगी, क्योंकि अब कहानी उस जगह पहुंचने वाली है जहां संस्कृति सिर्फ शब्द नहीं रहती बल्कि एक बहाना बन जाती है, और उस बहाने की कीमत सबसे ज्यादा औरतें चुकाती हैं। धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा था कि समाज इंसानों को सिर्फ जीने नहीं देता, उन्हें भूमिकाएं देता है, और उन भूमिकाओं में सबसे सख्त भूमिका होती है आदर्श भारतीय आदमी बनने की। लेकिन ये भूमिका समझने के लिए एक और चीज देखना जरूरी था, संस्कृति का असली खेल। क्योंकि हमारे यहाँ जब किसी बात का तर्क खत्म हो जाता है तो अक्सर आखिरी शब्द होता है संस्कृति। ये शब्द इतना शक्तिशाली है कि उसके सामने बहस लगभग खत्म हो जाती है। लेकिन समस्या ये है कि ज़्यादातर लोग ये जानते ही नहीं कि संस्कृति और संस्कार में फ़र्क क्या है, परंपरा और आदत में फ़र्क क्या है। हम सब कुछ एक ही टोकरी में डाल देते हैं और उसे संस्कृति कह देते हैं। इस भ्रम को समझने के लिए मैंने एक छोटा सा उदाहरण सोचा। मान लीजिए हर सुबह मेरी पत्नी ऑफिस जाने से पहले एक कमरे में जाती है और आईने में खुद को एक बार देखती है, सिर्फ 1 सेकंड के लिए। वो खुद को देखती है, मुस्कुराती है और बाहर निकल जाती है। अब अगर ये काम वो रोज करती है तो ये एक आदत है। अगर बहुत से लोग ऐसा करने लगें तो ये एक रिवाज बन सकता है। अगर लोग सालों तक इसे करते रहें तो ये एक प्रथा बन सकती है। फिर एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब लोग घर से निकलने से पहले आईना देखे बिना बाहर जाने से डरने लगें, और तब ये परंपरा बन जाएगी। लेकिन अगर किसी दिन लोग ये मानने लगें कि आईने में देखे बिना घर से निकलना भगवान का अपमान है, और अगर शहर भर में आईने लगने लगें, और अगर लोग ये कहने लगें कि आईने के सामने खड़े होकर ही पूजा करनी चाहिए, तो वही चीज़ धीरे धीरे धर्म बन सकती है। और अगर लोग ये कहने लगें कि जो लोग अलग तरह का आईना इस्तेमाल करते हैं वे गलत हैं, तो वही चीज़ सांप्रदायिकता बन जाती है। समाज तब वो भीड़ बन जाता है जो आपको जज करती है अगर आपने आईने में देखे बिना घर से निकलने की गलती कर दी। चौविनिज्म तब पैदा होता है जब कहा जाता है कि महिलाओं को कुछ दिनों में आईना देखने की अनुमति नहीं है। राजनीति तब शुरू होती है जब नेता आईने के ब्रांड पर चुनाव जीतने लगते हैं। और बाबाओं का काम तब शुरू होता है जब वे दावा करने लगते हैं कि उन्हें आईने में भगवान दिखाई देते हैं। ये उदाहरण सुनने में मजाक जैसा लगता है, लेकिन असल में यही तरीका है जिससे समाज धीरे धीरे आदतों को नियम और नियमों को धर्म बना देता है। और इस पूरी प्रक्रिया में एक चीज़ धीरे धीरे गायब हो जाती है, सवाल पूछना। क्योंकि अगर सवाल पूछे गए तो बहुत सी चीज़ें टिक नहीं पाएंगी। और यही वजह है कि आदर्श भारतीय आदमी से उम्मीद की जाती है कि वो सवाल ना पूछे, उसे बस नियमों का पालन करना चाहिए। लेकिन इस कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ है। जब समाज के नियमों की बात आती है तो अक्सर कहा जाता है कि इन सब की वजह बॉलीवुड है। लोग कहते हैं कि फिल्मों ने भारतीय आदमी को बिगाड़ दिया है। फिल्मों ने उसे हिंसक बना दिया, रोमांटिक बना दिया और महिलाओं के प्रति गलत रवैया सिखा दिया। लेकिन जब मैंने इस बारे में गंभीरता से सोचना शुरू किया तो मुझे लगा कि ये तर्क पूरी तरह सही नहीं है। मुझे अपने स्कूल का एक अनुभव याद आया। मैं उस समय 17 साल का था। हमारे स्कूल में एक नाटक होने वाला था जिसका विषय था जेंडर इक्वालिटी। समस्या ये थी कि हमारा स्कूल सिर्फ लड़कों का स्कूल था, इसलिए नाटक में लड़कियों के किरदार भी लड़कों को ही निभाने थे। एक दिन रिहर्सल के दौरान मैं और मेरा एक दोस्त इस बात पर चर्चा कर रहे थे। मैंने कहा, सारी लड़कियों का रोल लड़के कर रहे हैं। उसने कहा, नहीं, लड़के लड़कियों का रोल निभा रहे हैं। हम दोनों अपनी ही बात में उलझ गए। आखिरकार हम अपने ड्रामा टीचर के पास गए। उन्होंने हमारी समस्या सुनी और कहा, तुम लोग इसलिए उलझ रहे हो क्योंकि तुम्हें समझ ही नहीं कि लड़कियां कैसे सोचती हैं। फिर उन्होंने हमें 1 हफ्ते का समय दिया और कहा कि हम ये पता लगाएं कि भारतीय समाज में पुरुषों का व्यवहार ऐसा क्यों है। उन्होंने मजाक में कहा कि जो सबसे अच्छा जवाब देगा उसे चिप्स का एक पैकेट मिलेगा। बोर्डिंग स्कूल में चिप्स का पैकेट बहुत बड़ी चीज होती है क्योंकि वहां बाहर का खाना लगभग प्रतिबंधित होता है। इसलिए मैंने इस चुनौती को बहुत गंभीरता से लिया। मैंने सोचना शुरू किया कि क्या सच में बॉलीवुड भारतीय पुरुषों को ऐसा बनाता है। फिल्मों में सच में बहुत कुछ अजीब होता है। फिल्मों में नायक 10 लोगों को एक साथ मार सकता है। फिल्मों में प्यार पाने के लिए पीछा करना सामान्य माना जाता है। फिल्मों में हीरो अक्सर हिंसा से समस्या हल करता है। लेकिन फिर मैंने एक और सवाल सोचा, क्या फिल्मों के आने से पहले समाज पूरी तरह बराबरी वाला था? क्या फिल्मों से पहले महिलाओं के साथ कोई भेदभाव नहीं होता था?
जब मैंने इतिहास पढ़ा तो जवाब साफ था, नहीं। फिल्मों से बहुत पहले भी समाज में महिलाओं की स्थिति कमजोर थी। कई जगहों पर लड़कियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी, बाल विवाह आम था, सती प्रथा जैसी भयावह परंपराएं भी मौजूद थीं। इसका मतलब साफ था, समस्या फिल्मों से पहले भी मौजूद थी। फिल्में सिर्फ उसी समाज का प्रतिबिंब थीं जिसमें वे बन रही थीं। वे समस्या की वजह नहीं थीं, वे सिर्फ आईना थीं। और शायद यही सबसे असहज सच्चाई है। हम अक्सर अपनी समस्याओं का दोष किसी बाहरी चीज पर डालना पसंद करते हैं, कभी फिल्मों पर, कभी पश्चिमी संस्कृति पर, कभी इंटरनेट पर। लेकिन असली समस्या अक्सर हमारे अपने समाज में छिपी होती है, हमारे अपने नियमों में, हमारी अपनी सोच में। और यही वो जगह है जहां से अगली कहानी शुरू होती है। क्योंकि अगर हमें सच में समझना है कि समाज कैसे काम करता है, तो हमें उस आधी आबादी की कहानी भी सुननी होगी जो अक्सर इस पूरी व्यवस्था में सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। और वो कहानी है भारतीय महिलाओं की। रविवार का दिन था। घर में हमेशा की तरह परिवार इकट्ठा हुआ था और खाने की मेज पर वही हलचल थी जो भारतीय परिवारों में अक्सर होती है। कोई सब्जी की तारीफ कर रहा था, कोई नमक कम होने की शिकायत कर रहा था और कोई बस प्लेट भरने में व्यस्त था। मैंने उसी दौरान अखबार उठाया और उसमें छपी एक रिपोर्ट पढ़कर सुनानी शुरू की। रिपोर्ट देश की जनसंख्या से जुड़ी थी। उसमें बताया गया था कि भारत में महिलाओं की संख्या पुरुषों से बहुत कम होती जा रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में लाखों लड़कियां ऐसी हैं जिन्हें जन्म लेने ही नहीं दिया गया। लिंग चयन के कारण गर्भ में ही उनकी हत्या कर दी जाती है। रिपोर्ट में यह भी लिखा था कि जिन परिवारों में बेटा पैदा हो जाता है वे अक्सर वहीं बच्चों को जन्म देना बंद कर देते हैं, लेकिन जिन परिवारों में बेटी पैदा होती है वे तब तक बच्चे पैदा करते रहते हैं जब तक बेटा ना हो जाए। कई जगहों पर लड़कियों को लड़कों की तुलना में कम शिक्षा मिलती है, उन्हें कम पोषण मिलता है और अगर घर में कोई बीमार पड़ जाए तो अक्सर पहले बेटे का इलाज करवाया जाता है। मैंने ये सब पढ़कर अखबार मेज पर रखा और परिवार की तरफ देखा। इस पर क्या सोचते हो? मैंने पूछा। मेरी माँ ने बिना ऊपर देखे कहा, सबसे पहले तो अखबार जोर जोर से पढ़ना बंद करो, ये कोई दरबार नहीं है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन सवाल अभी भी वही है। मैंने अपनी बहन की तरफ देखा। वो कुछ देर चुप रही, फिर बोली, ये हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या भी नहीं है। मैंने हैरानी से पूछा, तुम्हारे हिसाब से सबसे बड़ी समस्या क्या है? वो थोड़ी देर सोचती रही, फिर उसने कहा, क्या तुम्हें पता है भारतीय महिलाओं की सबसे खास बात क्या है? मैंने मजाक में कहा, वे भारतीय पुरुषों को सहन कर लेती हैं। वो हंस पड़ी, फिर बोली, ये भी सही है, लेकिन असली बात कुछ और है। मैंने पूछा, क्या? उसने कहा, भारतीय महिलाएं इस देश को पुरुषों से बिल्कुल अलग तरीके से अनुभव करती हैं। मैं कुछ पल चुप रहा। ये बात सुनने में सरल लगती है, लेकिन उसके अर्थ गहरे होते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि हम सब एक ही समाज में रहते हैं, इसलिए हमारा अनुभव भी एक जैसा होगा। लेकिन सच ये है कि एक ही देश दो अलग अलग तरीकों से जिया जाता है, एक पुरुषों के लिए, दूसरा महिलाओं के लिए। मेरे लिए बचपन में ये फर्क उतना साफ नहीं था। मैं और मेरी बहन एक ही घर में बड़े हुए थे। हमने एक ही खाना खाया, एक ही स्कूल बस पकड़ी और एक ही शहर में खेले। लेकिन फिर भी कुछ फर्क थे। उसे घर लौटने के लिए मुझसे पहले आना पड़ता था। उसे अकेले बाहर जाने की अनुमति कम मिलती थी और अगर घर से बाहर कोई समस्या होती तो परिवार की चिंता सबसे पहले उसके लिए होती। उस समय मुझे लगता था कि ये सब छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि यही छोटी बातें मिलकर एक बड़ा फर्क बनाती हैं। क्योंकि समाज में पुरुष और महिला के लिए नियम अक्सर अलग होते हैं। एक पुरुष शादी करता है और अपनी पत्नी को अपने घर ले आता है, लेकिन एक महिला शादी करती है और अपना घर छोड़कर किसी और के घर चली जाती है। उससे उम्मीद की जाती है कि वो नए परिवार के नियमों को अपनाएगी। वो घर छोड़ती है, रिश्ते छोड़ती है और एक नई जिंदगी शुरू करती है। और अगर वो ऐसा नहीं करती तो अक्सर उसे कहा जाता है कि वो परंपरा नहीं समझती। ये शब्द परंपरा भी एक दिलचस्प हथियार है। बहुत बार परंपरा का इस्तेमाल उन चीज़ों को सही ठहराने के लिए किया जाता है जिनका असली आधार सिर्फ आदत या सत्ता होती है। एक बार मैं अपनी बहन के साथ एक पारिवारिक समारोह में गया था। वहां एक महिला अपनी बेटी से कह रही थी कि एक दिन उसे भी शादी करके अपने पति के घर जाना होगा। मेरी बहन ने तुरंत पूछा, क्यों? महिला ने कहा, क्योंकि यही हमारी संस्कृति है। मेरी बहन ने जवाब दिया, अगर पति और पत्नी नया घर खरीद लें तो? महिला ने कहा, तब भी लड़की ही अपने माता पिता का घर छोड़ती है। मेरी बहन ने धीरे से कहा, अजीब संस्कृति है। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसके शब्दों में सवाल था, और वही सवाल मुझे लंबे समय तक सोचने पर मजबूर करता रहा।
क्योंकि अक्सर संस्कृति और संस्कार के बीच फर्क नहीं किया जाता। संस्कार का मतलब है अच्छे मूल्य, लेकिन संस्कृति का मतलब सिर्फ वो तरीका है जिससे लोग जीते हैं। और जब इन दोनों को मिलाकर देखा जाता है तो समस्या शुरू होती है, क्योंकि तब हर आदत को मूल्य बना दिया जाता है और हर परंपरा को नैतिक नियम। धीरे धीरे समाज एक जटिल मशीन बन जाता है, जहां लोग नियमों का पालन करते हैं लेकिन ये नहीं जानते कि वो नियम बने क्यों थे। और इस पूरी मशीन में महिलाएं अक्सर सबसे नीचे खड़ी होती हैं, क्योंकि उनसे उम्मीद की जाती है कि वो इस व्यवस्था को बिना सवाल किए स्वीकार करें। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि बहुत बार इस व्यवस्था को बनाए रखने में महिलाएं भी शामिल होती हैं। कई बार वही माएं अपनी बेटियों से वही उम्मीदें रखती हैं जो उनसे कभी रखी गई थीं। कई बार वही सासें अपनी बहुओं पर वही नियम लागू करती हैं जो उन्होंने खुद झेले थे। ये एक चक्र बन जाता है, एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को वही नियम सौंप देती है और धीरे धीरे लोग ये भूल जाते हैं कि इन नियमों को बदला भी जा सकता है। यहीं से एक और सच्चाई सामने आती है। समस्या सिर्फ पुरुषों की नहीं होती, समस्या उस पूरे सिस्टम की होती है जिसमें हम सभी रहते हैं। एक ऐसा सिस्टम जिसमें लोग अक्सर ये समझ ही नहीं पाते कि वो किस चीज़ का बचाव कर रहे हैं। और यही वो जगह है जहां से अगली कहानी शुरू होती है, क्योंकि अब हमें देखना होगा कि इस पूरी व्यवस्था का सबसे बड़ा प्रभाव किस पर पड़ता है, और वो है भारतीय महिला की जिंदगी। मेरी बहन की वो बात मेरे दिमाग में लंबे समय तक घूमती रही कि भारतीय महिलाएं इस देश को पुरुषों से अलग तरीके से अनुभव करती हैं। पहले मुझे ये एक सामान्य वाक्य लगा था, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आया कि ये वाक्य वास्तव में एक पूरी सच्चाई को समेटे हुए था। क्योंकि जब आप थोड़ा ध्यान से देखते हैं तो आपको पता चलता है कि महिलाओं के लिए समाज का नक्शा अलग बना हुआ है। उनके लिए रास्ते अलग हैं, नियम अलग हैं और अक्सर मंजिलें भी अलग तय कर दी जाती हैं। भारतीय समाज में लड़कियों को बचपन से ही एक खास तरीके से तैयार किया जाता है। उन्हें बताया जाता है कि उन्हें कैसे बैठना है, कैसे बोलना है, कैसे हंसना है। उन्हें यह भी बताया जाता है कि उन्हें किस समय घर लौटना है और किस समय बाहर नहीं रहना चाहिए। और धीरे धीरे ये सारी बातें इतनी सामान्य लगने लगती हैं कि कोई ये सोचता भी नहीं कि ये नियम बने क्यों थे। एक लड़के के लिए देर रात तक बाहर रहना साहस या स्वतंत्रता का संकेत हो सकता है, लेकिन वही काम अगर एक लड़की करे तो उसे अक्सर गैर जिम्मेदार या गलत माना जाता है। ये फर्क इतना गहरा है कि कई बार लोग इसे फर्क मानते ही नहीं। उन्हें लगता है कि यही सामान्य है, लेकिन अगर आप थोड़ा रुककर सोचें तो समझ में आता है कि ये सामान्य नहीं, ये सिर्फ आदत है। और आदतों की सबसे बड़ी ताकत यही होती है कि वे धीरे धीरे नियम बन जाती हैं। भारत में महिलाओं के सामने सबसे बड़ा विरोधाभास यही है कि उनसे दो बिल्कुल अलग तरह की अपेक्षाएं एक साथ की जाती हैं। एक तरफ उनसे कहा जाता है कि वे आधुनिक बने, पढ़ें, काम करें, अपने सपनों को पूरा करें, और दूसरी तरफ उनसे ये भी उम्मीद की जाती है कि वे परंपराओं को पूरी तरह निभाएं, परिवार की हर जिम्मेदारी उठाएं और किसी भी परिस्थिति में शिकायत ना करें। यानी उनसे उम्मीद की जाती है कि वे एक साथ आधुनिक भी रहें और पारंपरिक भी। और ये संतुलन आसान नहीं होता। इसी वजह से बहुत सी महिलाएं लगातार दो दुनियाओं के बीच झूलती रहती हैं। एक दुनिया वो है जहां उनसे उम्मीद की जाती है कि वे स्वतंत्र हों, और दूसरी दुनिया वो है जहां उनसे उम्मीद की जाती है कि वे आज्ञाकारी हों। ये विरोधाभास सिर्फ परिवारों में नहीं दिखाई देता, बल्कि पूरे समाज में दिखाई देता है। अगर कोई महिला अपने करियर पर ध्यान देती है तो उसे कहा जाता है कि वो परिवार को समय नहीं दे रही, और अगर वो परिवार को प्राथमिकता देती है तो उसे कहा जाता है कि उसने अपनी क्षमता का पूरा इस्तेमाल नहीं किया। किसी भी स्थिति में आलोचना का रास्ता खुला रहता है, और यही वजह है कि भारतीय महिला का जीवन अक्सर लगातार संतुलन बनाने की कोशिश में बीतता है। लेकिन ये कहानी सिर्फ सामाजिक नियमों की नहीं है, ये कहानी उन छोटे छोटे दबावों की भी है जो रोजमर्रा की जिंदगी में दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी परिवार में बेटा और बेटी दोनों हों तो अक्सर बेटा ज़्यादा स्वतंत्र होता है, उसे फैसले लेने की अधिक आज़ादी होती है। वहीं बेटी से अपेक्षा की जाती है कि वो परिवार की इज्जत का ध्यान रखे। ये इज्जत भी एक दिलचस्प शब्द है, क्योंकि कई बार परिवार की इज्जत का बोझ सिर्फ महिलाओं के कंधों पर डाल दिया जाता है, जैसे पूरे परिवार का सम्मान एक ही व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर हो। इस तरह की सोच धीरे धीरे महिलाओं के जीवन को सीमित कर देती है, और यही कारण है कि कई महिलाएं अपने फैसले लेने से पहले 10 बार सोचती हैं। उन्हें सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना होता, उन्हें परिवार, समाज और रिश्तेदारों की राय भी ध्यान में रखनी पड़ती है। लेकिन इस पूरी कहानी का एक और पहलू भी है, और वो ये कि बहुत बार महिलाएं भी इस व्यवस्था को बनाए रखने में शामिल हो जाती हैं। ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन ये सच है। कई बार वही महिलाएं जिन्होंने खुद इस व्यवस्था का दबाव झेला होता है, आगे चलकर उसी व्यवस्था को अगली पीढ़ी तक पहुंचाती हैं। माएं अपनी बेटियों से वही उम्मीदें रखने लगती हैं जो उनसे कभी रखी गई थीं। सास अपनी बहुओं से वही नियम निभाने को कहती हैं जो उन्होंने खुद निभाए थे।
ये एक ऐसा चक्र बन जाता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। और यही कारण है कि बदलाव इतना धीमा होता है, क्योंकि बदलाव सिर्फ नियम बदलने से नहीं आता, बदलाव सोच बदलने से आता है, और सोच बदलना हमेशा सबसे कठिन काम होता है। लेकिन कहानी का ये हिस्सा सिर्फ दुख या संघर्ष की कहानी नहीं है, क्योंकि इसी समाज में ऐसे लोग भी हैं जो सवाल पूछते हैं, जो ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या परंपरा और क्या सिर्फ आदत है। और जब लोग सवाल पूछना शुरू करते हैं, तब धीरे धीरे बदलाव भी शुरू होता है, क्योंकि हर बदलाव की शुरुआत एक छोटे से सवाल से होती है। वही सवाल जो कभी किसी बच्चे के दिमाग में आता है, हम ऐसा क्यों करते हैं? और शायद यही सवाल सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक लोग ये सवाल नहीं पूछते, तब तक समाज सिर्फ वही दोहराता रहता है जो वो पहले से करता आया है। लेकिन जैसे ही सवाल उठते हैं, कहानी बदलने लगती है, और आगे की कहानी भी इसी बदलाव के बारे में है, क्योंकि अब हमें देखना होगा कि समाज की ये पूरी मशीन, धर्म, संस्कृति, परंपरा और शक्ति आखिर काम कैसे करती है। जब आप समाज को थोड़ा ध्यान से देखते हैं, तो एक बात जल्दी समझ में आती है। बहुत सी चीजें जिन पर हम गर्व करते हैं, वे वास्तव में हमारी अपनी बनाई हुई कहानियां होती हैं। हम उन्हें बार बार दोहराते हैं, उन पर विश्वास करते हैं, और धीरे धीरे वे सच जैसी लगने लगती हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि इन कहानियों को बनाता कौन है? क्योंकि समाज सिर्फ लोगों से नहीं बनता, समाज उन विचारों से बनता है जो लोगों के दिमाग में भरे जाते हैं। और उन विचारों को फैलाने के लिए हमेशा कुछ शक्तिशाली माध्यम होते हैं। कभी धर्म ये काम करता है, कभी परिवार, कभी शिक्षा व्यवस्था, और आधुनिक दुनिया में एक बहुत बड़ा माध्यम है समाचार। समाचार सिर्फ जानकारी नहीं देते, वे ये भी तय करते हैं कि लोग किस बारे में सोचेंगे। किसी देश में रोज हजारों घटनाएं होती हैं, लेकिन टीवी पर या अखबार में सिर्फ कुछ ही दिखाई जाती हैं, और जो दिखाई जाती हैं वही लोगों के दिमाग में जगह बना लेती हैं। यही वजह है कि समाचार मशीन बहुत ताकतवर होती है, लेकिन ये ताकत हमेशा जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल नहीं होती। नोटबंदी के समय मुझे ये बात बहुत साफ दिखाई दी। उस समय टीवी चैनलों पर बहसें लगातार चल रही थीं। स्क्रीन छोटे छोटे बॉक्स में बटी होती थी, हर बॉक्स में एक विशेषज्ञ बैठा होता था। कोई चिल्ला रहा था कि ये फैसला देश को बचा लेगा, कोई कह रहा था कि ये देश को बर्बाद कर देगा, और बीच में एंकर ऐसे व्यवहार कर रहा होता था जैसे वो किसी युद्ध का संचालन कर रहा हो। लेकिन अगर आप ध्यान से सुने तो अक्सर पता चलता था कि कोई भी वास्तव में कुछ नहीं कह रहा, सिर्फ आवाजें थीं, बहुत तेज आवाजें, और यही आवाजें धीरे धीरे लोगों की सोच को दिशा देने लगती हैं। समाचार मशीन का सबसे बड़ा खेल यही है, वो भावनाएं पैदा करती है, कभी डर, कभी गुस्सा, कभी गर्व, कभी नफरत। और जब भावनाएं बहुत तेज हो जाती हैं तो तर्क धीरे धीरे पीछे हट जाता है। तभी लोग बिना सोचे समझे किसी भी बात पर विश्वास करने लगते हैं। यही कारण है कि अफवाहें इतनी तेजी से फैलती हैं। नोटबंदी के समय ये बात साफ दिखाई दी। किसी ने कहा कि नए नोटों में चिप लगी है, किसी ने कहा कि सरकार हर नोट को सैटेलाइट से देख सकती है, किसी ने कहा कि अगले महीने सारे छोटे नोट भी बंद होने वाले हैं। इनमें से ज्यादातर बातें पूरी तरह झूठ थीं, लेकिन लाखों लोग उन पर विश्वास कर रहे थे। क्यों? क्योंकि जब कोई खबर बार बार सुनी जाती है तो वो सच जैसी लगने लगती है। ये सिर्फ भारत की समस्या नहीं है, दुनिया भर में ऐसा होता है, क्योंकि इंसान की एक कमजोरी होती है, हम वही मान लेते हैं जो हमें बार बार सुनाई देता है और जो हमें डराता है। इसी वजह से समाचार मशीन अक्सर उन खबरों को ज्यादा दिखाती है जो भावनाएं पैदा करती है, क्योंकि डर और गुस्सा सबसे ज्यादा ध्यान खींचते हैं, और ध्यान ही वो चीज है जिससे मीडिया चलता है। लेकिन इसका एक खतरनाक परिणाम भी होता है। जब लोग लगातार डर और गुस्से से भरी खबरें देखते हैं तो धीरे धीरे वे दुनिया को उसी नजर से देखने लगते हैं। उन्हें हर जगह खतरा दिखाई देने लगता है, हर जगह दुश्मन दिखाई देने लगते हैं, और तब समाज धीरे धीरे विभाजित होने लगता है। लोग छोटे छोटे समूहों में बंटने लगते हैं, धर्म के आधार पर, राजनीति के आधार पर, भाषा या क्षेत्र के आधार पर, और हर समूह को यह विश्वास दिलाया जाता है कि वही सही है, बाकी सब गलत हैं। यहां तक कि कई बार लोगों को यह भी बताया जाता है कि उन्हें किससे नफरत करनी चाहिए। यह एक बहुत पुरानी रणनीति है। अगर आप लोगों को किसी से डराते हैं या किसी से नफरत करना सिखाते हैं तो उन्हें नियंत्रित करना आसान हो जाता है, क्योंकि तब वे सवाल पूछना बंद कर देते हैं, वे सिर्फ प्रतिक्रिया देने लगते हैं। और यही वो पल होता है जब बेवकूफों का राष्ट्र सबसे तेजी से बढ़ता है, क्योंकि उस राष्ट्र के नागरिक सोचते नहीं, सिर्फ प्रतिक्रिया देते हैं। वे खबर देखते हैं, गुस्सा होते हैं, और उसी गुस्से के साथ अगले दिन वही खबर फिर देखते हैं। ये एक चक्र बन जाता है,
और इस चक्र में धीरे धीरे सच्चाई कहीं पीछे छूट जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अगर हम सच में समझना चाहते हैं कि समाज कैसे काम करता है तो हमें इतिहास को भी देखना होगा। हमें ये देखना होगा कि हमारे देश की व्यवस्था कैसे बनी और कैसे एक समय ऐसा आया जब एक पूरी सभ्यता पर एक कंपनी ने राज किया। ये कहानी सिर्फ राजनीति की नहीं है, ये कहानी सत्ता, लालच और इंसानी व्यवहार की भी है। और इसी से हमें समझ आएगा कि समाज की बड़ी बड़ी मशीनें कैसे चलती हैं और उनमें आम लोग कैसे फंस जाते हैं। इतिहास की सबसे अजीब बात यह है कि वो अक्सर हमें वही सिखाता है जिसे हम बार बार भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि सत्ता हमेशा राजाओं के हाथ में रही होगी, सेनाओं के हाथ में रही होगी या फिर सरकारों के हाथ में रही होगी। लेकिन भारत का इतिहास एक ऐसा उदाहरण भी देता है जहां एक पूरी सभ्यता पर एक कंपनी ने शासन किया, एक व्यापारिक कंपनी। ये सुनने में आज भी अविश्वसनीय लगता है, लेकिन यही सच है। कभी भारत पर शासन करने वाली ताकत कोई देश नहीं थी, बल्कि एक कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। शुरुआत में उनका उद्देश्य बहुत साधारण था। वे व्यापारी थे, वे मसाले खरीदने आए थे, कपड़ा खरीदने आए थे और व्यापार करना चाहते थे। लेकिन व्यापार और सत्ता के बीच की दूरी कभी कभी बहुत कम होती है। जब व्यापार बड़ा होने लगता है तो उसे सुरक्षा चाहिए होती है, और जब सुरक्षा की जरूरत होती है तो हथियार आते हैं। हथियार आते हैं तो सेना बनती है, और सेना बनती है तो सत्ता की भूख पैदा होने लगती है। धीरे धीरे वही हुआ। एक व्यापारिक कंपनी ने अपनी सेना बना ली। उसने स्थानीय शासकों के साथ समझौते किए, कहीं रिश्वत दी, कहीं चाल चली, कहीं युद्ध किया, और देखते देखते व्यापार एक साम्राज्य में बदल गया। ये सब अचानक नहीं हुआ, ये धीरे धीरे हुआ। लोगों को शायद ये भी समझ नहीं आया कि उनके ऊपर शासन करने वाली ताकत बदल रही है। पहले वे व्यापार करने आए थे, फिर वे सलाह देने लगे, फिर उन्होंने नियम बनाने शुरू किए, और आखिर में वे शासन करने लगे। इतिहास में कई बार ऐसा होता है। सत्ता हमेशा ताकत से नहीं आती, कभी कभी वो धीरे धीरे आदत बन जाती है। लोग उसे स्वीकार करने लगते हैं, और जब तक उन्हें एहसास होता है कि उनकी स्वतंत्रता कम हो चुकी है, तब तक देर हो चुकी होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भी कुछ ऐसा ही था। उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को अपने हिसाब से बदलना शुरू किया। उन्होंने व्यापार के नियम तय किए, उन्होंने कर लगाए, उन्होंने संसाधनों का उपयोग अपने लाभ के लिए किया, और धीरे धीरे पूरा सिस्टम उनके नियंत्रण में आ गया। लेकिन इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा ये नहीं है कि एक कंपनी ने इतना बड़ा साम्राज्य कैसे बना लिया। सबसे दिलचस्प सवाल ये है कि ऐसा होने कैसे दिया गया, क्योंकि कोई भी ताकत तब तक मजबूत नहीं होती जब तक लोग उसे स्वीकार ना करें। अगर लोग एकजुट होकर विरोध करें तो सबसे बड़ी ताकत भी टिक नहीं सकती। लेकिन अगर लोग बटे हुए हों, अगर वे एक दूसरे से लड़ रहे हों, अगर वे छोटे छोटे झगड़ों में उलझे हों, तो बाहरी ताकतों के लिए उन्हें नियंत्रित करना आसान हो जाता है। और यही भारत के साथ हुआ था। स्थानीय राजाओं के बीच संघर्ष थे, क्षेत्रीय हित थे, धार्मिक और राजनीतिक विभाजन थे, और इन सब के बीच एक बाहरी शक्ति धीरे धीरे मजबूत होती गई। इतिहास हमें यही सिखाता है कि समाज सिर्फ बाहरी दुश्मनों से नहीं हारता, कई बार वो अपनी ही कमजोरियों से हार जाता है। और यही कारण है कि समाज को समझना इतना जरूरी है, क्योंकि अगर लोग अपने व्यवहार को नहीं समझते तो वे बार बार वही गलतियां दोहराते हैं। और शायद यही इस पूरी किताब का सबसे बड़ा सवाल है। क्या हम सच में समझते हैं कि हम कैसे सोचते हैं? क्या हम जानते हैं कि हमारे फैसलों को क्या प्रभावित करता है, या हम सिर्फ वही दोहराते रहते हैं जो हमें बचपन से सिखाया गया है? अगर हम इन सवालों के जवाब नहीं ढूंढते तो हम भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं, और भीड़ अक्सर सोचती नहीं, वो बस चलती रहती है। यही वो जगह है जहां बेवकूफ़ों का राष्ट्र पैदा होता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हर इंसान के पास एक हथियार होता है जिससे वो इस राष्ट्र का हिस्सा बनने से बच सकता है। वो हथियार है सोच, सवाल पूछने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता, और ये समझने की क्षमता कि हर परंपरा सही नहीं होती, हर खबर सच नहीं होती, और हर भीड़ सही दिशा में नहीं चल रही होती। अगर कोई इंसान ये सीख ले कि कब रुककर सोचना है, कब सवाल पूछना है, और कब भीड़ से अलग खड़ा होना है, तो वो उस अदृश्य राष्ट्र से बाहर निकल सकता है जिसे हम बेवकूफ़ों का राष्ट्र कहते हैं। क्योंकि असली स्वतंत्रता सिर्फ राजनीतिक नहीं होती। असली स्वतंत्रता तब होती है जब इंसान अपनी सोच का इस्तेमाल करना सीख लेता है। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक है। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ऐसी और किताबों की कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें।